हाँ तो चलिए विद्यार्थियों, आपके लिए हम लेकर आए फिर से एसएसजी कांस्टेबल 2024 के पीवाईक्यू। आप इसमें पर देख पा रहे होंगे हम आपके लिए आज हम आपके लिए 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहले के शुरुआत में 9 से 10 के बीच पेपर होता है, उसका ले रहे हैं। तो पीवाईक्यू बहुत अच्छा से आप कवर करना है, और आपको अगर नंबर को इंक्रीज करना है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और साथ में पीवाईक्यू भी लगाना है और देखना है कि किस टॉपिक को कवर कर रहा है बार बार। ठीक है, तो आपके लिए हम लेके चलते हैं 23 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहला। 22 फरवरी के हमने पूरे शिफ्ट करवा दिए हैं। 20, 21, 22 के आप हम कवर करवा चुके हैं। मैं जी के जितने सभी कवर करवा रहे हैं। अगर आप नए वीडियो हैं, आप वीडियो नए हैं तो आप लोग एसएसजी कांस्टेबल 2023-24 के पीवाईक्यू वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम बहुत सारे 30-35 वीडियो हो चुके हैं पूरे पीवाईक्यू, और उतने भी पीवाईक्यू आप वीडियो देख पाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला। चलिए, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है। चलिए पहला प्रश्न बढ़ते हैं हम आपके लिए अब। चलिए, जैसे हम पीवाईक्यू ले रहे हैं 23 फरवरी 2024 के नंबर पहले के बता चुके हैं। तो आपके समक्ष पहला प्रश्न इस पर दिखाई दे रहा है जो जीके जीएस का खेल वाला है, और खेल के प्रश्न आपको हर शिफ्ट में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो। साइक होम मीरा बाई चानू, अधिकांश उसको मीरा बाई चानू कहते हैं। तो मीरा बाई चानू किस खेल से संबंधित है वो बोल रहा है। भारतीय तो है, तो वो आपको टिक लगा मिला है भारतीय भारोत्तोलक, जिसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें महिलाएं या पुरुष अलग अलग कैटेगरी का होता है, उसमें वजन वजन हिसाब से रहता है। तो भारोत्तोलक मतलब वजन उठाने वाला एक गेम होता है। उस गेम को हमारी भारत देश के पहलवान, भारतीय भारोत्तोलक, पहलवान नहीं कह सकते, पहलवान तो उन्हें बोलते हैं जो पहलवानी करते हैं। जो भारोत्तोलक है वजन उठाने वाली, तो मीराबाई चानू याद रखेंगे। ठीक है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, प्रश्न पूछे तो आप क्या बोलेंगे। भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टिंग, जो आप देखे होंगे इस प्रकार का रहता है, और यहाँ एक सर्कल, यहाँ यहाँ पर आप वजन मतलब लादते चलते हैं, सर गोल गोल रहते हैं, और यहाँ से आपको उठाना पड़ता है व्यक्ति यहाँ खड़ा हो। ठीक है, तो इस प्रकार वेट लिफ्टिंग करती है हमारी मीराबाई चानू। पूरा नाम साई खोम मीराबाई चानू, अधिकांश मीराबाई चानू का नाम जानते हैं। इस प्रकार पहला प्रश्न आपको हमें मिल गया कौन सा वाला, खेल वाला। तो खेल भी पढ़ना है आपको, खिलाड़ी संबंधित खेल व राज्य भी पढ़ना है। बाकी हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं आपको, और अधिक जानकारी पढ़ना चाहिए तो आप स्पोर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, पूरा डिटेल। रिकी केज ने भारत अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता। तो ग्रैमी पुरस्कार यह है हमें उस क्षेत्र संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो है आपका है किस क्षेत्र जीता, तो वो क्या है, डिजाइन टाइटल्स टाइटस। ठीक है, याद रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या बोलेंगे आपको, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, और दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न की बात करें हम यहाँ प्रश्न पर, देखिए शानदार प्रश्न पूछा है। खालिस्तान नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुआ है। तो आप पता नहीं कथकली और मोहिनीअट्टम, जैसे कल वाले पीवाईक्यू पूछा था। अगर आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों ना, तो आप बहुत बेनिफिट मिलने वाला। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, और साथ में आपको उससे समय टॉपिक पढ़ लीजिए, देखिए पर नंबर आप क्यों नहीं बनते हैं। तो पिछला वाले और पिछला वाले में हमें कथकली पूछा था, सॉरी कच्चीपुड़ी पूछा था। कल पूछ लिया था कच्चीपुड़ी का समय किस राज्य से पूछा था उसके पहले वाले में, और कल हम शिफ्ट हल करवाए थे उसमें पूछा था पिछले वाले में। तो उसमें पूछा था कि कच्चीपुड़ी का नृत्य शैली है वो किस कहाँ से जन्मा, तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से जन्मा। आज क्या पूछ लिया, नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत के किस राज्य से हुआ। दक्षिण भारत हमें पता है केरल से हुआ है। तो केरल से हुआ है तो कौन कौन सा, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो याद रखेंगे कथकली और मोहिनीअट्टम का जो उत्पत्ति है दक्षिण भारत केरल से, जिसका राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, याद रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस टॉपिक कवर करना है, खेल नृत्य सब पढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अनुच्छेद भी पूछ रहा है बार बार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। तो हमें 25 से 28 के बीच में मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की जानकारी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भाग, भाग का नाम याद रखना है, भाग में क्या है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ जाते हैं, पूरा पढ़ना है आपको। और बाकी जानकारी आप संविधान के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खेल वाला जानकारी अगर पीवाईक्यू है आया है तो उस समय जानकारी आप पढ़ना है, तो खेल वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। संविधान का संविधान में, इतिहास का इतिहास जाकर देखिए, और अन्य जी के जैसे वाला जी के जैसे में जाकर देखिए, हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखें तो सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना, जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली के सचिव और
खालिस्तान शामिल थे। तो वो कौन है? दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। ठीक है, तो जो स्थापना हुआ है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की, इसके में मुख्यमंत्री वहाँ के, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के कौन? प्रधान गृह सचिव शामिल हुए थे। याद रखेंगे, आपका जी संविधान का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर दूर लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो वो राइफल शूटिंग होता है। इसमें 10 मीटर वाला अलग गेम होता है, 25 वाला अलग होता है और 50 वाला अलग होता है। तो ये 3 कैटेगरी में बटा, 1 2 3। तो याद रखेंगे, तो राइफल शूटिंग है ना, इसमें देखो, राइफल शूटिंग में हमें 3 श्रेणी में बटा होता है। एक 10 मीटर है, एक 25 मीटर, एक क्या होता है आपका 50 मीटर। ठीक है, 10, 25 और 50 मीटर 3 क्षेत्रों में बटा रखें राइफल शूटिंग। चलिए, तो हमें खेल संबंधित शब्दावली पढ़ना है, खेल की जानकारी पढ़ना, ये भी समझ लें। बाकी जानकारी हम स्पोर्ट्स वाले में जाकर देख लीजिए, आप लोग सब मिल जाएगा आपको। अंतर्मुखी व्यापार राजनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 प्रमुख रूप हैं, वो है प्रशुल्क और कोटा। ठीक है जी, आपका अर्थशास्त्र की शब्दावली है, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी सुधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित निर्देशक है, याद रखेंगे। तो जो अनुच्छेद 43 है, इसमें जो विचारधारा लिखा है वो क्या है? आपका गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो हमें आर्टिकल भी याद रखना, याद रखें कौन से अनुच्छेद में क्या है, कौन से भाग में क्या है, ये प्रश्न पूछने वाला है, आपको याद रखेंगे। अगला है, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में, जिसे हम जैवलिन थ्रो कहते हैं, स्वर्ण पदक जीता था। और आपको पता है 2020 का जो ओलंपिक होना था 2021 में टोक्यो में हुआ था, इसमें भी इन्होंने एकल स्पर्धा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम गौरवान्वित किए थे। उसी प्रकार 2023 में जो आयोजित हुआ था बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें भी इन्होंने पुरुषों में भाला फेंक जीतकर स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक, और भारत का नाम रोशन किए थे, याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा रहने वाले हैं, याद रखना। अगली प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? संपीड़ित मतलब होता है जिसे हम दबा सकें। ठीक है, गैस तो आप जानते हैं, गैस के जो कण होते हैं आपस में दूर दूर होते हैं, और थोड़ा पास कहें तो ठोस में, द्रव में होता है, तो और अधिक पास कहें तो ठोस में। सबसे अधिक पास ठोस में होता है, उससे थोड़ा दूर द्रव में, और सबसे ज़्यादा दूर होता है आपके गैस में। क्या होता है? कण। तो गैसें होती है, गैसों में इन्हीं दूर दूर कणों के कारण हम गैसों को क्या कर सकते हैं? संपीड़ित या दबा सकते हैं। और जैसे आप सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर में जो गैसें होती हैं वो संपीड़ित करके ही भरी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि गैसों में संपीड़न गुण पाया जाता है। तो वही हम पूछ रहा है, निम्नलिखित कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से क्रांतिक तरल अवस्था बदल जाती है? जैसे गैस हम संपीड़ित करेंगे, और अगर गैस ठंडी हो गई तो वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। यही चीज़ हमारे शरीर से निकलता है, और इसी का उपयोग फिर कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं, और वहाँ से पेड़ पौधे हमें O2 बना कर देते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम, तो प्रश्न क्रमांक 10वां हो गया है, 11 लेते। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? अब देखिए, पिछले वाले प्रश्न में आपको पूछा था भारत के निकटवर्ती देशों की संख्या कितनी है सीमा से लगे साथ, तो हमें सीमावर्ती जानकारी पढ़ना। PYQ को प्रश्न समझो तो जरा, और देखिए वही प्रयास कर रहे हैं हम PYQ प्रश्न के माध्यम से आपको प्रश्न को बताने के किस प्रकार प्रश्न आने वाले। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो आपके कौन है? नेपाल। ठीक है, खुली सीमा है बोला नेपाल। आपको पता है नेपाल आपका पड़ोसी देश है, इसके साथ भारत की क्या खुली सीमा, मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, यहाँ भारत और पाकिस्तान के लोग आ जा सकते हैं, कोई वीज़ा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, इसलिए इसे बोला गया है खुली सीमा। बाकी आप म्यांमार जाइए, चीन जाइए, पाकिस्तान जाइए, इन्हें आप क्या लगेगा? वीज़ा लगेगा, यहाँ के जाने के लिए आपको चेकिंग होगी। यहाँ आम व्यक्ति आ और जा सकता है, नेपाल का भारत में, भारत का नेपाल में, इसलिए बोला गया है। तो आपको निकटवर्ती राज्य भी पढ़ना है जी, हमें समझ में आ गया है कि नहीं?
अगला प्रश्न देखते हैं, कुडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित है? तो हमें देखिए, हमें इन नामों से समझ में आ रहा है आप हिंदी क्षेत्र के होंगे, मध्य प्रदेश के हैं, तो किसी भी राज्य के हो विद्यार्थी हो। पहली बात, हिंदी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे हिंदी ही क्षेत्र के लोग होंगे आप, है ना। तो आप ध्यान रखें, कुडन कलम, ये प्रकार से हमें समझ में आ रहा है हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है, बिहार का नहीं है, तो ये तमिलनाडु के रख होगा। तो जो आप दिमाग लगाइए ऑप्शन में तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु का। ऐसे शब्दावली हमारी तरफ प्रयोग नहीं होता है, क्षेत्रीय शब्दावली के अनुसार ही योजनाओं या संयंत्रों का या संस्थाओं का नाम होता है पहली बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, और गणना का प्रश्न तो बार बार आ रहा है, तो मैं गणना का प्रश्न आपको जरूर पढ़ाऊंगा 2011 याद रखेंगे। चलिए, और मैं पंचवर्ष योजनाओं को अलग से वीडियो बना के आपको पढ़ाऊंगा, पूरा पंचवर्ष योजना, क्योंकि पंचवर्ष योजना से पूछ रहा बार बार, जनगणना से पूछ रहा बार बार। 2011 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 48.5%, याद रखना है। जब इसमें आपको महिलाओं की संख्या पूछा है प्रतिशत में, तो आपको बताना है पुरुषों का कितना प्रतिशत होगा, जो होमवर्क है आपके लिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसका प्रश्न आप लोग ही बताएंगे कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसके पर हम, प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक मूल अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32 में कहा गया मौलिक अधिकारों को लागू करने में सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो आप रिट है ना, रिट सुनोगे, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, ठीक है। इसी अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट का प्रयोग किया गया, और इन्हीं रिट का जारी करने का शक्ति किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15, जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार इलेक्ट्रिक और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिया? तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ हमें स्वास्थ्य और संबंधित ट्रेन है, जन औषधि ट्रेन, तो जन औषधि प्रकार का क्या है? स्वास्थ्य विभाग वाला, तो स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुई। ट्रेन आपका ट्रेन मंत्रालय वाला आएगा, ट्रेन, तो दोनों मंत्रियों ने एक साथ झंडी दिखाई 2023 याद रखेंगे। चलिए, यहाँ हमें एक बात याद रखना है, अच्छा जानकारी ऐड कर दिया है, यहाँ हमें मुख्य पद और साथ में उनका नाम भी दे दिया है, नहीं देता तो याद करना पड़ता। आप क्रिप्स, जो हमें संविधान का इतिहास का प्रश्न, संविधान वाला, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो वो 1942 में है, याद रखेंगे। ये हमारे भारत देश में संविधान सभा निर्माण करने आया था, क्या? संविधान, याद रखेंगे, संविधान सभा के निर्माण करने के लिए क्रिप्स मिशन को बुलाया गया था 1942 में। इसके बाद क्रिप्स मिशन फेल हो गया, इसके बाद 1946 में संविधान सभा गठन के लिए क्या लाया गया था? आपको याद होगा, जरूर बताएं, क्या बताइए क्या होगा? चलिए इसका आंसर आप बताइए। 1942 में क्रिप्स मिशन की स्थापना हुई थी, जिसको भारत संविधान निर्माण सभा निर्माण करने लाया गया था। और मैं बता दिया 1946 में एक और मिशन आया था, इस मिशन तो फेल हो गया था, तो इसके बाद दूसरा मिशन लाया गया था 1946 में, जो संविधान सभा का निर्माण किया। तो मैं आपके लिए रखता हूँ आंसर, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्या है। आप लोग अच्छे बच्चे नहीं, आप लोग नहीं बताते कमेंट बॉक्स में, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग कर सकते हैं, बताइए है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न बनता है आपके लिए, चलिए, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। तो याद रखना हमारे, चलिए यह प्रश्न पूछा है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। जैसे आपको पता है कि हमारे भारतीय परंपराओं में 4 वेदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद, जैसे आप पता है, रुक जाइए थोड़ा सा, आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद माना गया आपका कौन सा? ऋग्वेद, उसी की बात हो रही, ठीक है। आपके पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए 4 वेद हैं, आप बता चुके हैं, जिसमें से सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। प्रश्न 18, 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप मेजबानी किसने किया था? वो है 2011 की बात करें, 2011 विश्व कप हुआ था, तो हमें पिछली बार एक बार पूछा है कि भारत पहली बार विश्व कप कब जीता था, तो वो है 1983, मैं बता चुका हूँ, ठीक है।
उसके बाद फिर मैंने पूछा था दूसरी बार कब जीता, तो आप नहीं बताएं कमेंट बॉक्स में, आपकी जिम्मेदारी बनती कब। और पूछ रहा है 2011 में एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप हुआ था ओडीआई, इसकी मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों देशों ने मिलकर किया था। 2011 की बात हो रही है। अब अगला प्रश्न यहाँ देखें, 2019 का प्रश्न है, फटोरपा जात्रा और मंडो उत्सव का संबंध किस राज्य से, तो गोवा से। राजधानी पणजी है, आपको पता है। मध्य प्रदेश भोपाल, कर्नाटक की आप पता है, बताइए बेंगलोर है, और केरल का तिरुवनंतपुरम। चलिए, इस प्रकार हम आपके लिए 19 प्रश्न लेकर आए हैं। अगला लेते हैं 20 प्रश्न। भारत में वित्तीय वर्ष, जैसे आप पता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसके बाद फिर नया आता है। तो वित्त विभाग जैसे वित्त मंत्रियां होती हैं, ठीक है, वो तो बजट कब पेश होता है, आप जब आपका होमवर्क बनता है बजट भारत में कब पेश किया जाता है, और वित्त मंत्री ही बजट पेश करता, ध्यान रखेंगे। और रही बात, जो वित्तीय वर्ष होता है भारत में 1 अप्रैल चालू होता है, 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक जाएगा, फिर 1 अप्रैल आएगा, फिर चालू हो जाएगा, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो बहुत अच्छे शानदार प्रश्न मिले हमें आज इस वीडियो में। और इस 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहले में, हाँ, अगला रहेगा दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट। इस प्रकार से हम पर डे 4 एग्जाम होते हैं, 4 शिफ्टों में 4 एग्जाम के हम आपको लेने वाले हैं PYQ। आप समझते चलिएगा, आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट, और कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। जैसे आप खेल कवर हो रहा है, इतिहास कवर, भूगोल हो, राजनीतिक हो रहा है, इतिहास कंप्यूटर तो नहीं आ रहा है, इतिहास, राजनीति, भूगोल, साइंस भी आ रहा है, ठीक है, संविधान भी आ रहा है, और आपको और क्या खेल भी आ रहा है। तो और क्या क्या ऐड हो रहा है उनमें से अध्याय, ये तो आपको विषय होगा, इस विषय में कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है। जैसे खेल में आपको शब्दावली पूछ रहा है, समझ साड़ी पूछ रहा है, आगामी खेल पूछ लेता है, और जनगणना पूछ रहा है, नृत्य पूछ रहा है, वादक पूछ रहा है, निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रकार विद्यार्थी हम आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखते रहें। और क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार की वीडियो लाएँ हम, कि बदलाव करें, जरूर कमेंट बॉक्स में करें। जिसका आंसर मांगे हैं उसका आप आंसर दे के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी तैयारी आप बनाएं, हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।